अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बीते हुए कल को लेकर जो पछतावा होता है और आने वाले कल की जो प्लानिंग होती है। हाँ, वो दोनों असल में हिंदी व्याकरण के एक ही फॉर्मूले से जुड़े हुए हैं। मतलब सुनने में ये बात थोड़ी दार्शनिक लग सकती है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बहुत ही खास स्रोत है। हम लोग आज अंकित भाटी सर के यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 06 के पीडीएफ का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। इसका विषय है हिंदी काल यानी संपूर्ण निचोड़। और मजे की बात यह है कि इस पीडीएफ के पहले ही पन्ने पर एक बहुत ही शानदार बात लिखी है। उसमें लिखा है कि हिंदी रटने की नहीं बल्कि समझने की टेक्निकल लैंग्वेज है। एकदम सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के पीडीएफ की दूसरी स्लाइड से शुरू करते हैं। यहाँ काल के 14 भेदों की बात की गई है। काल का सीधा सा मतलब समय होता है। हाँ, और अगर इसे आसानी से समझना हो तो समय को व्यवस्थित रखने के लिए एक फाइलिंग कैबिनेट का उदाहरण ले सकते हैं। बिल्कुल। इस कैबिनेट के 3 मुख्य ड्रॉर हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के ड्रॉर में 5 फोल्डर रखे गए हैं। सामान्य, अपूर्ण जिसे तात्कालिक भी कहते हैं, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। और जो भूतकाल वाला ड्रॉर है उसमें सबसे ज्यादा यानी 6 फोल्डर हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद। और भविष्यकाल के ड्रॉर में सबसे कम, सिर्फ 3 फोल्डर हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु मद। पर यहाँ स्लाइड पर एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दी गई है। एक लाल रंग का वार्निंग साइन है। हाँ, वो वार्निंग बहुत जरूरी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भूतकाल में संभाव्य यानी संभावना नहीं होता। मतलब जो काम हो चुका है, जो इतिहास बन चुका है, उसमें संभावना कैसी? अरे हाँ, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। पर यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। मतलब अगर मुझे पक्का नहीं पता कि कल किसी ने खाना खाया था या नहीं, तो क्या वो संभावना नहीं है? देखिए, यहीं पर तकनीकी अंतर समझना है। जब हम कहते हैं कि शायद उसने खाना खाया होगा, तो हम दरअसल संभावना नहीं जता रहे हैं। हम एक संदेह या शक कर रहे हैं उस घटना पर जो पहले ही हो चुकी है। अच्छा, मतलब काम तो पूरा हो चुका है, बस मुझे उसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। संभावना का संबंध हमेशा भविष्य से होता है। इसीलिए भूतकाल में संदिग्ध तो होता है, लेकिन संभाव्य का कोई फोल्डर होता ही नहीं है। क्या बात है। ये वो पॉइंट है जहां परीक्षा में अक्सर नंबर कट जाते हैं। खैर, अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं। यहाँ अंकित सर का कोर लॉजिक और 3 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। ये रूल्स काल के सबसे बड़े कंफ्यूजन को सुलझाते हैं। पहला नियम है द आइडेंटिकल ट्विन्स। इसके अनुसार पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत परीक्षा में बिल्कुल एक ही माने जाते हैं। रुकिए एक सेकंड। मतलब एक ही वाक्य वर्तमान और भूतकाल दोनों का जुड़वां कैसे हो सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लगता है, पर इसका लॉजिक बहुत गहरा है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है, मैं खाना खा चुका हूं। अब खाने का जो काम था, चबाने और निकलने का, वो तो खत्म हो गया। हाँ, तकनीकी रूप से तो वो भूतकाल में चला गया। बिल्कुल, पर उस काम का प्रभाव अभी भी वर्तमान में बना हुआ है ना। पेट अभी भी भरा है। इसलिए ये आसन्न भूत भी है क्योंकि काम अभी अभी पूरा हुआ है, और पूर्ण वर्तमान भी है। अरे वाह, मतलब वर्तमान के नजरिए से वो काम पूरा हो चुका है। परीक्षा में दोनों एक ही माने जाते हैं। बहुत शानदार। और दूसरा नियम है द नेम गेम। इसके अनुसार अपूर्ण वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान एक ही चीज है। काम आंखों के सामने चल रहा है, जैसे रहा है, रही है। हाँ, मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए अपूर्ण है, और इसी वक्त चल रहा है इसलिए तात्कालिक है। और तीसरा नियम है द कंडीशनल्स, यानी शर्त वाले वाक्य, जिसे हेतु मत कहते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है यदि और तो, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। एकदम क्लियर। चलिए अब इस नींव का टेस्ट लेते हैं। चौथी और 5वीं स्लाइड पर वर्तमान काल का गहराई से विश्लेषण है। यहाँ से हमारे एमसीक्यूज शुरू होते हैं। तो पहला एमसीक्यू बहुत ही बेसिक है। सवाल नंबर 1, निम्न में से काल क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब है क्रिया के घटित होने का समय। क्योंकि समय तो काल है। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? इसका जवाब है 5 भेद। ये तो हमने कैबिनेट वाले उदाहरण में देखा था। बिल्कुल। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। लता मंगेशकर गाती है, इसमें कौन सा काल है? जवाब है सामान्य वर्तमान। पर ये सामान्य क्यों है? क्योंकि वाक्य के अंत में ता है, ती है आ रहा है, राइट?
हाँ, ये बिल्कुल अंग्रेजी के प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह है। ये एक नियमित काम या पेशा है। वो इसी सेकंड गा रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये सामान्य वर्तमान है। समझ गया। अब सवाल नंबर 4 देखिए। गायक गीत गा रहा है। इसका जवाब है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। यहाँ देखिए कैसे सिर्फ कुछ शब्दों ने पूरी तस्वीर बदल दी। गा रहा है, सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। अब सवाल नंबर 5 है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं या गीता के पास 2 रुपए हैं। इसका जवाब है पूर्ण वर्तमान। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ इंग्लिश का हैव या हैज वाला लॉजिक लगता है। पैसे होने का जो काम है वो अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान है। अच्छा, और छठा सवाल है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इसका जवाब है पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत। हाँ, ये वही जुड़वा वाला नियम है। लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, मतलब काम अभी अभी पूरा हुआ है। विकल्पों में जो भी हो वो सही होगा। अब आते हैं 7वें सवाल पर, जो थोड़ा ट्रिकी है। वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो तो उसे क्या कहेंगे? जवाब है संदिग्ध वर्तमान। क्योंकि शक का सीधा मतलब ही संदिग्ध होना है, और इसी से जुड़ा है सवाल नंबर 8, वह खाता होगा। इसका जवाब भी संदिग्ध वर्तमान है। क्योंकि अंत में ता होगा लगा है, हमें पक्का नहीं पता, बस एक अंदाजा लगा रहे हैं। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि कैसे सिर्फ एक सहायक क्रिया पूरे काल की प्रकृति बदल देती है की जगह होगा लगाते ही पूरा वाक्य संदिग्ध वर्तमान बन गया। यही तो इस टेक्निकल भाषा की खूबसूरती है। चलिए अब छठी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ डाउट वर्सेस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यानी संदेह और संभावना का अंतर समझाया गया है। हाँ, मैट्रिक्स में साफ लिखा है कि संदिग्ध में पक्का नहीं होता, बस संदेह होता है, जैसे ता होगा, जबकि संभाव्य में संभावना जताई जाती है, जैसे शायद या संभवता। पर एक मिनट, असल जिंदगी में अगर देखें तो क्या संदेह और संभावना एक ही बात नहीं है? दोनों में हमें कुछ पक्का पता नहीं होता। आम बोलचाल में ऐसा लगता है, पर तकनीकी रूप से दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, संदेह में आप किसी ऐसी चीज पर शक कर रहे हैं जो असल में हो रही है या हो चुकी है। जैसे वो सो रहा होगा। बिल्कुल, वो इंसान या तो सो रहा है या जाग रहा है, तथ्य मौजूद है, लेकिन संभावना में एक भविष्य की उम्मीद छिपी होती है, जैसे शायद आज बारिश हो। अरे हाँ, बारिश होने का तथ्य तो अभी बना ही नहीं है। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। चलिए अब इसी पर एमसीक्यूज देखते हैं। सवाल नंबर 9, संभवतः वह लिखता हो। इसका जवाब है संभाव्य वर्तमान, क्योंकि यहाँ संभवतः शब्द से संभावना जताई जा रही है। और सवाल नंबर 10, भूतकाल के कितने भेद है? जवाब है 6 भेद। सवाल नंबर 11 है, राम गया। ये कौन सा काल है? इसका जवाब है सामान्य भूत। ये बहुत सीधा वाक्य है, इसमें सिर्फ बीते हुए समय की बात है, था या थे कुछ नहीं लगा है। एकदम सटीक। और सवाल नंबर 12 भी ऐसा ही है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ये भी सामान्य भूत है। अब हम 7वीं और 8वीं स्लाइड पर आते हैं, जहां समय का सातत्य यानी टाइम कॉन्टिन्यूम समझाया गया है। अ व्हाइल अगो से लेके जस्ट नाउ तक का सफर। चलिए इसे एमसीक्यूज से डिकोड करते हैं। सवाल नंबर 13, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। जवाब है आसन्न भूतकाल। ये तो वही जुड़वा नियम है। हाँ, और सवाल नंबर 14 है, छात्र स्कूल गए थे। इसमें कौन सा काल है? जवाब है पूर्ण भूतकाल। थे लग गया, मतलब काम बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। और सवाल नंबर 15 है, सुरेश गीत गा रहा था या गाड़ियां आ रही थीं। जवाब है अपूर्ण भूत। भूतकाल में काम चल रहा था, बीच में छोड़ आए। सवाल नंबर 16 बहुत दिलचस्प है, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण। जवाब है मैंने वही सामान रखा होगा। सामान रखने का काम हो चुका है पर पक्का याद नहीं है, इसलिए शक जताया जा रहा है, राइट? एकदम सही। और इसी उलझन को साफ करता है सवाल नंबर 17, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में क्या रूपांतरण होगा? जवाब है राम बाजार गया होगा। अब आता है इस पीडीएफ का सबसे प्रभावशाली सवाल। सवाल नंबर 18, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इसका जवाब है हेतु हेतु मद भूत। देखिए इसका लॉजिक कितना गहरा है। सूखा पड़ चुका है, फसल का नुकसान हो चुका है, किसान अब सिर्फ पछता रहा है।
जो काम इतिहास बन चुका है उस पर शर्त लगाई जा रही है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। हेतु हेतु मदभूत असल में इंसानी जीवन के पछतावे को ही तो दर्शाता है। हाँ, जैसे अगर मैंने थोड़ी और पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। ये दिखाता है कि समय फिसल चुका है। व्याकरण मानवीय भावनाओं का बहुत सटीक आईना है। क्या बात कही है, मतलब हेतु हेतु मदभूत का सीधा सा अर्थ है जिंदगी का पछतावा। और इसी से जुड़ता है हमारा अगला हिस्सा 8वीं और 9वीं स्लाइड पर, भविष्यकाल और शर्तें। चलिए इसके सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। जवाब है सामान्य भविष्य। ये बहुत सीधी सी बात है। और सवाल नंबर 20 है, स्कूल बस 5 मिनट में, यहाँ ना क्रिया भरनी है। जवाब है आएगी। ये भी सामान्य भविष्य है। संभाव्य भविष्य। शाम अभी आई नहीं है और कदाचित से संभावना जताई जा रही है। और यहाँ वो वार्निंग याद आती है ना, भूतकाल में संभावना नहीं होती, पर भविष्यकाल तो टिका ही संभावनाओं पर है। बिल्कुल, किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि कल क्या होगा। इसीलिए सवाल नंबर 22, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इसका जवाब भी संभाव्य भविष्य है। अब आते हैं भविष्य की शर्तों पर। सवाल नंबर 23 है, वह आए तो मैं जाऊं, या मैं पढ़ूं तो पुलिस में लगूं। जवाब है हेतु हेतु मत भविष्य। यहां भी वही यदि और तो वाला फॉर्मूला है। भविष्य का एक काम दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो अगर हम भूतकाल की शर्त और भविष्यकाल की शर्त को देखें तो एक जीवन का फलसफा निकलता है। भूतकाल की शर्तें पछतावा है और भविष्य की शर्तें हमारी प्लानिंग है। एकदम सही पकड़ा। अगर मैं आज पढ़ूंगा तो कल पास होऊंगा, ये कोई पछतावा नहीं है, ये सफलता की रणनीति है। व्याकरण हमें आगे बढ़ना सिखाता है। और आगे बढ़ने की बात से याद आई पीडीएफ की 10वीं स्लाइड। यहाँ व्याकरण के नियमों से हटकर जीवन के संघर्ष की बहुत शानदार बात की गई है। हाँ, वाह, एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ अलग करके दिखा, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। ये सच में दिल को छू लेने वाली बात है। इसका संदेश है कि यूपी पुलिस या एसआई एग्जाम जिंदगी का अंत नहीं है। कई बार फेलियर एक बहुत बड़े रास्ते की शुरुआत होती है। बिल्कुल, जैसे पीडीएफ में उदाहरण है अंकित सर और बाकी टीचर्स का, जो अपने समय में फिजिकल या मेडिकल में फेल हो गए थे, पर आज लाखों का भविष्य संवार रहे हैं। उस पल तो उन्हें भी लगा होगा कि दुनिया खत्म हो गई, पर भगवान ने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा था। हमें भी अपने जीवन को हमेशा संभाव्य भविष्य की पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए। असफलता हमें रोकती नहीं है, बस एक नई दिशा दिखा दी है। चलिए अब इसी ऊर्जा के साथ 11वीं और 12वीं स्लाइड पर चलते हैं, द अल्टीमेट टेस्ट और PYQs। चलिए देखते हैं कि असली परीक्षाओं के सवालों पर हमारे नियम कितने खरे उतरते हैं। सवाल नंबर 24, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इसका जवाब है संभाव्य भविष्य, क्योंकि कल की बात है और शायद लगा हुआ है। सवाल नंबर 25, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जवाब है अपूर्ण वर्तमान, काम बिल्कुल आंखों के सामने चल रहा है। सवाल नंबर 26, किस वाक्य में आसन्न भूत है? इसका सही विकल्प है मैंने आम खा लिया है, काम अभी अभी पूरा हुआ है। और सवाल नंबर 27, संभव है ये वाक्य किस काल में लगता है? जवाब है संभाव्य भविष्य या संभाव्य वर्तमान। और यहाँ फिर से वही चेतावनी याद रखनी है कि भूतकाल में कभी संभावना नहीं होती। अब आता है आज का आखिरी सवाल, द अल्टीमेट टेस्ट। सवाल नंबर 28, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। जवाब है हेतु हेतु मद भूतकाल। फसल बेकार हो चुकी है, काम बिगड़ चुका है, शर्त बीते हुए समय पर टिकी है, इसलिए ये बिना किसी शक के भूतकाल है। इन सभी PYQs को देखकर एक बात तो साफ है कि अगर किसी ने वो 3 गोल्डन रूल्स और 14 भेदों का फ्रेमवर्क समझ लिया है तो ये सवाल बहुत आसान है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम 13वीं और आखिरी स्लाइड पर पहुंच गए हैं। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। क्या बात है, हमने कुल 3600 प्रश्नों का गहराई से विश्लेषण कर लिया है। काल को अक्सर सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है, पर अब ये फ्री मार्क्स बन चुका है। पर देखिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पीडीएफ में अंकित सर का एक निर्देश है, अगला कदम है रिवीजन। खुद से क्रिया के 5 पॉइंट सोचने हैं और रिवाइज करना है। कल मिलेंगे 12 बजे। ये भी लिखा है उसमें। हाँ, और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सभी श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। सोचिए कि अपने किन लक्ष्यों को आपने संभाव्य भविष्य यानी शायद ऐसा होगा कि अनिश्चित श्रेणी में रखा हुआ है, उन्हें पूर्ण वर्तमान
यानी हाँ मैंने कर लिया है कि पक्की श्रेणी में बदलने के लिए आज क्या कदम उठाने की जरूरत है। ओह, ये तो सच में बहुत ही गहरा सवाल है जो व्याकरण को सीधा हमारी जिंदगी से जोड़ता है। आज का उठाया कदम ही कल का शानदार इतिहास बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।